हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत। देखिए जी, हमारा जो है इनकम टैक्स पे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सर आपने उसकी एमसीक्यू तो करा ही नहीं है ना। बाकी सारे मिक्स तो चल रहे हैं, तो आज उसकी भरपाई कर देते हैं। संडे को तो मेरा वीडियो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज लेके आ रहा हूं क्योंकि आपकी एग्जाम बस आपके एक हफ्ते बचे हुए हैं और क्या है उसकी एमसीक्यू करा देनी है ना। क्योंकि हमने एमसीक्यू कराई नहीं थी इनकम टैक्स की, मैंने सोचा चलो एमसीक्यू करा दिया जाए, है ना। चलिए, तो आज हम लोग जो है लगभग 45 से 50 एमसीक्यू करेंगे किसके, इनकम टैक्स के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने लास्ट क्लास में पीजीटी का 150 क्वेश्चन कराया है, अगर उसको नहीं देखा है तो उसको देखिए, मजा आएगा आपको, है ना। चलिए तो चलते हैं, आज ज्यादा लेट ना करते हुए कहाँ चलते हैं सर, क्लास में चलिए ना, पढ़ाइए, है ना। चलिए आइए देखिए, तो भैया सबसे पहले काम क्या करना है, ऑलरेडी आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी। क्यों, यहाँ पे लगभग 275 लोग जो हैं वो ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नोट्स ले रहे हैं फ्री में। आप भी लीजिए, आप भी ज्वाइन करिए। और बस आपको इसके बिहाफ में करना क्या, छोटा सा काम, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कर लेना है ऑन, ताकि कॉमर्स की कोई भी एग्जाम आए उसकी तैयारी आपको यहाँ पे फ्री में कराई जाए, है ना। चलिए आइए, उसके बाद मिलते हैं। आपका क्या व्हाट्सएप नंबर भी, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू ऑन इनकम टैक्स। अब देखिएगा, सबसे पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या है सवाल, कह रहा है सेक्शन 80 जीजीसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज रिलेटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई साहब ये डिडक्शन की बात कर रहा है। डिडक्शन 80 जीजीसी किसके लिए है सर, 80 जीजीसी की अगर मैं बात करूं तो क्या वो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं सर, ये जीजीबी है। क्या है ये जीजीबी है, तो ये नहीं होगा, गलत बात। कह रहा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज, सर कोई एक पर्सन अगर पॉलिटिकल पार्टीज को देगा तो यही है जीजीसी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेंट पेड, ये है जीबी है, क्या है नहीं 80 जी है ये, सॉरी 80 जी है, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च पे डोनेशन मिल रहा है तो ये जीजीए है, क्या है जीजीए है। इसको तो याद कर लीजिएगा भाई साहब, इसमें कोई उपाय नहीं, मैंने डिडक्शन का टॉपिक पूरा कराया है अपने 6 वीडियो में, इसको जाके देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया खत्म। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भाई साहब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि टनेज टैक्स सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो टनेज टैक्स सिस्टम किसके लिए, शिपिंग बिजनेस के लिए लगता है ना, शिपिंग एक्टिविटीज के लिए। तो सबसे पहला क्या बोला, इट इज ए स्कीम ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, बिल्कुल सही बात है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD 44 AE इसके लिए है। तो चलिए पहला तो सही है। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल फॉर टैक्सेशन ऑफ द इनकम डिराइव फ्रॉम शिपिंग एक्टिविटीज, सर यही इसी के लिए तो है टनेज सिस्टम, तो ये भी सही है, मतलब नॉट करेक्ट, गलत पूछा है, तो ये दोनों सही है, इसका आंसर मत समझ लेना। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडियन एंड एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज, क्या बात कर रहे हो यार, इंडिया का अलग रूल, फॉरेन का अलग रूल, है ना, तो हम एक ही को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो यही जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि थर्ड नंबर, है ना, थर्ड नंबर बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए, यानी कि ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलेंगे तो भैया जो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम टैक्स इन इंडिया। तो इनकम टैक्स इंडिया के से रिलेटेड नहीं है, तो इसके लिए क्या डियरनेस अलाउंस है सर, ये तो है, लीव ट्रेवल ये भी है, टैक्स रिलेटेड ये भी है, लेकिन अगर टिन की बात करें तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटीएन नंबर बोलते हैं हम लोग, है ना, जीएसटीआईएन, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको बोलता है जीएसटीएन, तो ये इसके लिए नहीं है, यानी कि थर्ड का होगा पहला, पहला आंसर जो है ये इसके लिए सही है। चलिए अब कह रहा है इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, बोलता भाई साहब इनकम रिसीव हुआ है और एक्रू भी कहां हुआ है, आउटसाइड इंडिया में, बट फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, या तो प्रोफेशन या बिजनेस, दोनों कहां इंडिया में है, तो भैया इंडिया में है, एक्री हो यार इसी कहीं भी हुआ, पैसा तो इंडिया से जा रहा है, तो इंडिया से अगर पैसा जा रहा है तो टैक्स आपको क्या भरना पड़ेगा, इंडिया का होना पड़ेगा, इंडिया में भरना पड़ेगा। और किसके हैंड में टैक्स होगा, तो क्या एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं, डोमिसाइल ऑफ इंडिया नहीं, ऑर्डिनरली रेसिडेंट बोलेंगे या फिर नॉन ऑर्डिनरली, है ना, या तो ये ऑर्डिनरली ऐसे रेसिडेंट होगा या नॉन ऑर्डिनरली, लेकिन नॉन रेसिडेंट होगा क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोफेशन सेट किया तो भैया नॉन रेसिडेंट कैसे हो जाएगा भाई बताओ, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि और डी आंसर होगा, आंसर थर्ड होगा।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स की चोरी, है ना, कर की चोरी। तो कर की चोरी की अगर कोई बात करता है तो कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या ऑप्शन बोल रहा है, क्लेमिंग बोगस एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस। भाई साहब बोगस फालतू का एक्सपेंस और लॉस दिखाओगे तो ये तो टैक्स की चोरी ही है कि नहीं, टैक्स की चोरी ही है ये, है ना। चलिए तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो गया कि ये जो है टैक्स इवेजन है, ठीक है। हाइडिंग कैपिटल नेचर पर, भाई साहब अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट अगर आप छुपा रहे हैं तो वो तो चोरी ही कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ए बी ये होगा। शोइंग सेल्स ट्रांजेक्शन, अगर सेल ट्रांजेक्शन को दिखा रहे हैं तो ये चोरी थोड़ी है, ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा। शोइंग एक्सेस ट्रांजेक्शन, हाँ ये चोरी है कि भैया 10 रुपया और हम दिखा रहे हैं ट्रांजेक्शन 20 रुपया हुआ, ये क्या है, चोरी है। तो ये ए बी और डी आंसर होगा। सॉरी ये नहीं होगा, ये क्या है, शोइंग रियल इनकम और एक्सपेंस। अगर ये रियल इनकम और एक्सपेंस आप दिखा ही रहे हैं सही में तो कहाँ की आप, तो ये तो गलत है, ए बी डी हो, क्या होगा, आंसर होगा सेकंड, ए बी और डी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर, अरे ये तो भाई साहब बच्चा भी बता देगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पी, इसमें क्या गड़बड़ी थी। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आपको स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये बताया गया है इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं ना उसके लिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमको समझ में नहीं आता है, तो उसमें ना कोशिश करिए कि एक का आंसर निकल जाए। अगर एक का आंसर आपका निकल गया ना तो सारा बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आईटीआर फॉर क्या है, सुगम है, और सुगम किसके लिए होता है, प्रिजम्पटिव इनकम के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रिजम्पटिव इनकम के लिए, यानी कि डी का 2। और देखिए डी का 2 सिर्फ एक में ही है, किसमें, सेकंड वाले में। यानी कि अगर आप एक भी ऑप्शन जानते तो आपका बन जाता है, आप किसी को भी निकाल लीजिए। क्या बोला, आईटीआर 2 किसमें है सर, फॉर इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए जिसका पीजीबीपी में कोई मतलब नहीं है। बिजनेस और प्रोफेशन को छोड़कर इंडिविजुअल और एचयूएफ में कोई भी अगर सैलरी में कोई भी अगर अदर में आपका हो रहा है इनकम, तो आप इसमें आईटीआर 2 में फाइल करेंगे। उस तरह आईटीआर 6 किस में फाइल करेंगे, आईटीआर 6 फाइल करेंगे आपका फॉर अ कंपनी अदर देन क्लेमिंग एग्जेम्पशन फॉर सेक्शन 11। सेक्शन 11 को छोड़कर बाकी सबके लिए। आईटीआर 7 किसके लिए, तो भैया ये है 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), सबके लिए, ये उस पर्सन के लिए जो ये सारी चीजों को फॉलो करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एज पर द सेक्शन 27 एसएससी मींस, एसएससी का मतलब क्या हुआ, अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम मनी इज पेबल। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ठीक है, अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अंडर द एक्ट, ये भी सही है, एंड ए पर्सन डीम्ड टू बी एसएससी डिफॉल्ट, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं इनकम टैक्स के बारे में। बोला इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया, देखो एक्ट तो 1961 में बन गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 1962 को। 1961 में एक्ट आया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जरूर है, लेकिन इनको इनफोर्स में आने में टाइम लग गया था, वो है 1 अप्रैल 1962 को। चलिए उसके बाद है क्या, आइए कह रहा है अंडर सेक्शन 80 टीटीबी, 80 टीटीबी के तहत जो है of the income tax which amount of benefit is available to senior citizens on the account of interest income from deposit with bank or post office or cooperative banks। मोटा भाई साहब देखो ऐसा सिंपल सा, इसमें क्या कहानी है, बोल रहा है 80 में हमारा जो है इंटरेस्ट मिलता है किसको, सीनियर सिटीजन, पापा को, दादाजी को। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स डिपॉजिट हो या सेविंग पर, वो कितना मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा। ये था इंटरेस्ट अगर हमको मिल रहा है ना मेरे फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स पर, तो हम 50,000 रुपए तक का छूट मिल जाता है किसको, सीनियर सिटीजन को। ये था पहला ऑप्शन। और अच्छा बताओ तो 80 टीटीए क्या कहता है, अगर 80 टीटीए की बात करें तो ये कहता है कि इंटरेस्ट आपको मिलेगा सिर्फ सेविंग पर, फिक्स पर नहीं, सिर्फ सेविंग पर, जनरल पीपल के लिए तक की 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बात समझ में आया जी सर। चलिए उसके बाद चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रिबेट ऑन ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 87A। 87A में रिबेट का बात किया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 में, कह रहा है पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, भैया अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न लेट से फाइलिंग करते हैं
तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का आपको क्या देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है या पेनाल्टी देनी पड़ती है, उससे ज्यादा का जरूरत पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में, है ना। 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है टू बी ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। ऑर्डिनरली रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट में के लिए पहले दो कंडीशन था, दोनों में से एक कंडीशन ये याद रखना। रेसिडेंट होने के लिए क्या था सर, दो कंडीशन थे। कौन सा, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके बाद पहले 300 क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पहले एक साल यानी 365, और दूसरा था 182 दिन, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए जिसके लिए, रेसिडेंट होने के लिए। अब ऑर्डिनरली रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए सर, उसके बाद दोनों का दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि वन बेसिक कंडीशन और बोथ एडिशनल। ये था आपका के लिए सर ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्या कह रहा है 14, आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है expenses that are not deductible under section 58 of the Indian income tax for computing the income chargeable under the head of income from other sources। तो भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये कौन सा एक्सपेंसेस है जो डिडक्टिबल नहीं है सेक्शन 58 में। तो पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड सोर्स, भैया जो आउटसाइड इंडिया था ये भी नहीं है। तीसरा वेल्थ टैक्स ये भी नहीं है। तो है क्या, जो कमीशन रियलाइज हुआ था ना डिविडेंड और इनकम है, डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे जो मिला था वो अदर सोर्सेस में जाएगा। एक्सपेंसेस विच आर नॉट कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर का नहीं है, रिपेयर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इंश्योरेंस, ये आपका जाएगा कहाँ, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सेक्शन में। बाकी ये तीनों जो है ए बी सी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और इसका आंसर यही होगा क्योंकि है कौन सा नहीं जाएगा, है ना। चलिए ये हिंदी वाला है, देख लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में, डिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए क्या बोल रहा है, एटीजीजीए, भाई साहब जीजीसी, पहले जीजीसी देख लेते हैं। जीजीसी किसका था, इंडिविजुअल आदमी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देता है तो। आओ देखो कहां पे है, एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये देखो ये थर्ड। जीजी किसके लिए, रेंट पेड के लिए, अभी बताया था जीजी, ठीक है। उसके बाद एटीजीजीए किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। और एटीजीजीबी भैया अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देती है तो उसके लिए ये है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ए का थर्ड, ठीक है, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यानी कि थर्ड नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द कंप्यूटेशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आर फॉलोड इन विच सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस जो है वो फॉलो करता है, कौन, एग्रीकल्चर इनकम जब आप कंप्यूट करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसमें बेसिक देखो समझने वाला ना बेसिक चीज समझ जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा भाई बताओ तो, सबसे पहले एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा अलग अलग बेस पर कि भैया मेरे एग्रीकल्चर इनकम कितना हुआ और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना हुआ, तो हो गया डी नंबर। उसके बाद क्या करेगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को देखेगा कि क्या नेट एग्रीकल्चर पर कितना लिमिट है और कैलकुलेट कर लेगा टैक्स, टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा डिफरेंस दोनों में कि भैया दोनों कंपटीशन हुआ उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है ना टैक्स का, बेसिक एजम्पशन लिमिट के बेस पर और एग्रीकल्चर के बेस पर। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर डिडक्ट कर लेगा, क्या डिडक्ट कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा रिबेट जो मिला था 87 ए से टोटल इनकम पे, और उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन लगा देगा 4% का, तो ये हो जाएगा DAEPC, है ना। चलो इसका आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। अब चले क्वेश्चन नंबर 17 में, बिल्कुल चलिए सर चला है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बात है ये कि भैया अगर कोई भी मतलब मान लो लॉस हमको हो गया है कैपिटल में, तो भैया उसको हम क्या आगे किसी भी सैलरी में, मतलब सेट ऑफ का मतलब होता है कि अगर किसी भी साइड में अगर हमको लॉस हो गया, सैलरी में लॉस, सैलरी में तो लॉस होता नहीं, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, किसी में भी हमको लॉस हो गया, ठीक है, मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, तो उसका क्या अगले साल तक हम उसका रिवाइव कर सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं, तो क्या मेरा जो लॉस है उसको डिडक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसी को कहते हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कि भैया इस बार तो लॉस में हो गया, अगला बार तो हम सेट ऑफ कर लेंगे। तो इसी तरह से बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ आप किससे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तभी हो सकता है। कितने साल तक कर सकते हैं, 8 साल तक, याद रखिएगा
ये मैंने कराया है 150 वाले क्वेश्चंस में, पूरा का पूरा चार्ट कराया है, जाके देखिएगा उसको, बड़ा मजा आएगा आपको, पूरा चार्ट में आपको समझ में आएगा। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक्सीडिंग 1 लाख आर सब्जेक्ट टू टैक्स रेट फॉर 10% विद इंडेक्सेशन एंड 20% विदाउट इंडेक्सेशन। ऐसा कोई रूल नहीं है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है भाई, कह रहा है अ पर्सन ऑफ सॉरी अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रोड, जो अब्रोड जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करता है, विदेश जाता है, ही मस्ट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट, कितना दिन के लिए प्रीवियस ईयर में इसको रखना पड़ेगा। ये वो केस है, कौन सा सर, बेसिक कंडीशन में एक्सेप्शन, कि भैया अगर कोई बाहर में कमाता है और इंडिया का सिटीजन रहना चाहता है, रेसिडेंट है, तो उसको मिनिमम 182 दिन रहना पड़ेगा। उसके लिए 60 दिन वाला और 1 साल वाला केस अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाला केस अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। कह रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इन इनकम इंडिया सॉरी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इज डिटरमाइंड विच ऑफ द ईयर। भैया रेसिडेंस आप किस साल का देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब हम डालते हैं तो हमने ये देखा प्रीवियस ईयर्स में इतना दिन रहा हो, प्रीवियस ईयर्स में इतना दिन रहा हो, फिर प्रीवियस ईयर्स में 730 रहा हो, प्रीवियस साल, भाई प्रीवियस ईयर काम हो रहा है ना, तो आंसर क्या होगा, प्रीवियस ईयर। चलो क्वेश्चन नंबर 20, हलवा, बिना पेन पेपर छुए इसका आंसर आ सकता है, कैसे, मैं तो अभी छू के बताऊंगा, बिना छुए भी आ सकता है। देखो मैं कैसे बताता हूँ। इसका रूल है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, क्या है सर, आई कह रहा है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, दो है, दोनों में से जो हाईएस्ट होता है बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। पहला यही था कि म्युनिसिपल वैल्यू होना चाहिए, फेयर रेंटल वैल्यू होना चाहिए, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 3,60,000, फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, 4 लाख, विच एवर इज हायर, हायर कितना है, हायर है 4 लाख। अब देखो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं है, नहीं 4 लाख, बोला यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, है ना, क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड कितना है, 4 लाख रुपए, 4 लाख कितना है और एक्चुअल कितना है, 4,80,000, तो विच एवर इज हायर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में, तो 4,80,000 रुपए क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल जाएगा या नेट एनुअल। चलिए आइए अब कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर। ये भी बात भाई सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का ही है कि कौन सा लॉस को आप आगे सेटअप या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सबसे पहला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिजनेस लोन अगर कोई लॉस हुआ है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्पेक्युलेटिव लॉस पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैपिटल लॉस हुआ है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द ओइंग क्या रेस हॉर्सेस को भी कर सकते हैं, लगाना भी कर सकते हैं, यानी कि ये 20 सारों का सारा ऑप्शन से हम कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, आइए सर, कह रहा है सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंप्यूट टैक्स वेयर देयर इज एग्रीकल्चर इनकम। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम का, कैसे इसको पूछा जा सकता है ये भी देखो, बेसिक तरीका है। इसमें क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे और उस बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इफ सच एग्रीगेट इनकम इज टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम क्या है, मतलब एग्रीगेट इनकम क्या है, टोटल इनकम है। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करेंगे मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, कितना था मैक्सिमम एग्जम्पशन, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी है आपका आप ऐड कर लीजिएगा। इन द केस ऑफ एसएससी एंड कंप्यूट टैक्स, और उस पर टैक्स हम कंप्यूट करेंगे। फिर उसके बाद डिडक्शन ले लेंगे, क्या डिडक्शन, इनकम टैक्स का डिडक्शन ले लेंगे 87A का, नहीं उसके बाद डिडक्ट कर लेंगे अमाउंट, दोनों में से डिडक्ट कर लेंगे, सॉरी जो ऊपर वाला था एग्रीकल्चर और जो टैक्स आया था, ठीक है ना, उसमें से दोनों को डिडक्ट कर लेंगे और तब रिबेट लेंगे 87A का, है ना, रिबेट कितना लेंगे 87A का, और तब उसके बाद एजुकेशन और सरचार्ज लगा देंगे, क्या आपका हेल्थ एंड एजुकेशन, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका ABCDE। चलिए हो गया हिंदी में, इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये बात ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सस्टेन रीजन, यानी 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है भैया, क्या है, कह रहा है टैक्स प्लानिंग प्रमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथेंस इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। बात है टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि लॉ को मान रखते हुए लॉ ने जो डिडक्शंस कहा है आपको उतना ही डिडक्शन लीजिए, बात खत्म। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टैक्स इवेजन इज एन एक्ट
विद इन द परमिशिबल रेंज ऑफ टू एक्ट अचीव एन इकोनॉमिक। ऐसा थोड़ी है, परमिशन लेके चोरी कौन करता है भाई, हैं? तो टैक्स इवेजन जो है वो चोरी है, तो परमिशिबल रेंज ऑफ द एक्ट में नहीं आता है, गलत है। तो फर्स्ट सही, गलत। अब आ जाइए, इज एंटाइटल टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना, 80 रुपया पर मंथ है, एक का 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, पर चाइल्ड, फॉर 3 चिल्ड्रन के लिए मतलब 240 रुपये पर मंथ का उसको डिडक्शन मिलना है, मतलब ऐसा ये बोल रहा है कि एंटाइटल है। लेकिन इट विल एग्जेम्प्टेड, कितना एग्जेम्प्ट होगा, मतलब 3 बच्चा में 240 रुपये पे कर रहा है, कह रहा है एग्जेम्प्ट कितना होगा इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। तो इनकम टैक्स के अनुसार ये कहता है कि पर बच्चे को 200 रुपया के हिसाब से 2 बच्चे तक मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। तो 3 बच्चा है, इसका लग कितना रहा है 80 रुपया, 80 करके 2 बच्चा कितना मिलेगा 160 रुपया। अगर यहाँ पे 80 की जगह 200 भी होता ना तो इसको 400 मिल जाता, मतलब 2 बच्चों तक का जितना भी होता 200 रुपया तक है। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25, कह रहा है अगर इफ द एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग टीम इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम कितना और नॉन एग्रीकल्चर कितना। भैया एग्रीकल्चर 60% होगा और नॉन एग्रीकल्चर 40%। इसका एक चार्ट है बहुत बढ़िया, मैंने बना के रखा है, इसको देखिए सभी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, समझिएगा ध्यान से। देखिए सेक्शन 8 के तहत ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर टी, एग्रीकल्चर इनकम 60, नॉन एग्रीकल्चर 40। रबर और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर कोई कर रहा है सेक्शन 7A में तो 65% एग्रीकल्चर इनकम है, 35% नॉन एग्रीकल्चर। ऐसा पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा, ये बात रखिए। कॉफी और ग्रॉन क्योर्ड बाय सेलर, अगर सेलर ने क्योर्ड करके रखा है तो 7B1 के तहत 75% एग्रीकल्चर इनकम और 25% नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन अगर रोस्टेड है, ग्राउंडेड है सेलर इंडिया में विदाउट मिक्सिंग फ्लेवर, अगर कोई पहले फ्लेवर को मिक्स नहीं किया तो 60% एग्रीकल्चर, 40%। बात समझ में आया। कॉफी वाले केस में 2 है, एक है क्योर्ड, एक है रोस्टेड और क्योर्ड, है ना। तो रोस्टेड में 60-40 है और कॉफी नॉर्मल में 25। आ जाइए क्या कह रहा है द सैलरी रेम्यूनरेशन, है ना, और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर। भाई साहब अगर पार्टनर जो है वो टैक्स ले रहा है, के बाद ध्यान रखिए कि ये जो है वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में जाएगा, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का पैसा जो है आता है तो फ्रॉम सैलरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज ITR 1 फॉर्म टू फाइल द रिटर्न अंडर द इनकम टैक्स। कौन जो है वो यूज नहीं कर सकता है, कोई इंडिविजुअल जो डायरेक्टर है कंपनी का नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल जो एन का एसेट आउटसाइड इंडिया है ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जो एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, हाँ ये कर सकता है। तो ये तो सही आंसर है ना, लेकिन पूछा है कौन नहीं कर सकता, तो इसके लिए ये नहीं होगा। ए और बी आंसर अभी तक सही है। देखो ए बी किस में है सर, सब में है, ठीक है। चलो ए बी वाला छोड़ो, ए नहीं है उसको हटा दो, ए वाला हट गया, ठीक है। इसमें बी नहीं है उसको भी हटा दो क्योंकि बी वाला भी है। ए बी सी डी या ए बी डी ई, अब बताओ सी तो आंसर है, सी वाला तो होगा नहीं, सी वाला बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा ए बी डी। तो देखो नीचे दोनों पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दिमाग लगाया। ए बी मेरा क्या था आंसर था, तो जिसमें बी ए होगा वो आंसर होगा, जिसमें बी जिसमें ए बी होगा वही आंसर होगा। तो इसमें ए, इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब जिसमें दोनों में ए बी है, ठीक है सर, तो अब देखना है क्या सी वाला सही है या गलत है। तो सी वाला हमारा क्या है इनकम टैक्स फाइल रिटर्न के अंदर इसी को फाइल किया जाना चाहिए, मतलब ये सही आंसर है। और यहाँ सही आंसर नहीं पूछा है, गलत हो जाएगा। तो जिसमें सी है वो आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो देख लो डी और ई क्या है, इंडिविजुअल हु हैज इनकम फ्रॉम एनी अदर एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से कोई मतलब नहीं है इसको। फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर से एनी टाइम प्रीवियस में, तो ये भी इसको भी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए क्या रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है which of the following are included in the salary as per section 17(1) के तहत कौन सा है जो इनकम टैक्स में सैलरी में है। आइए देखते हैं, क्या वेजेज है, बिल्कुल है सर। एनी पेंशन और एन्युटी है सर।
एनी इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नहीं सर, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट में नहीं आएगा, ग्रेचुटी आएगा, एडवांस सैलरी आएगा, है ना। ए बी डी और ई, ठीक है, सी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में हम एचआरए कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, वो बताया क्या क्या चाहिए एचआरए के लिए, है ना। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली नीडेड टू क्लेम एग्जम्पशन इन एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस को ये एग्जम्पशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सर सैलरी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। क्या चाहिए कि नहीं चाहिए सैलरी, सर बिल्कुल चाहिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट तो ग्रोस एनुअल वैल्यू में चाहते हैं, इसमें क्या है, सी वाला खत्म करिए, सी गया सी गया सी गया, आंसर ए बी डी चल के आ गया। रेंट पेड और एचआर रिसीव्ड ये भी चाहिए होता है, लेकिन सोचो सिर्फ सी हम छाट लिए कि इसमें ये नहीं होगा, आंसर खुद ब खुद कह दिया, देखो मैं हूं मैं हूं मैं हूं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30, आइए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो भैया आप जब कोई भी एप्लीकेशन पे क्या करते हैं, पहले रजिस्टर करते हैं ना, तभी ना लॉगिन करते हैं कि भैया पहले हम जाके क्या कर लेंगे, पहले लॉगिन कर लेंगे, नहीं, पहले रजिस्टर किया जाता है, फिर होगा ए, फिर ए मतलब बिल्कुल लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, कैसे हमको फाइल करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और तब वेरीफाई करेंगे कि हुआ या नहीं हुआ, वही है ना, हाँ वही है, ठीक, ई ए डी। चलो आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मिस्टर महेश हैज 2 हाउस प्रॉपर्टीज, 2 घर है, बड़ा आदमी है महेश बाबू, है ना, बोथ आर सेल्फ एक्यूपाइड, दोनों सेल्फ एक्यूपाइड है, भैया एक हाउस पर उसका क्या होगा, उसका नील हो जाएगा टैक्स, और एक हाउस पर पूरा होगा पूरा आपको टैक्स। चलो डिडक्शन अंडर एटीडीडी, एटीडीडी क्या है, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी का है, याद है जी सर, कितना का, बताओ बताओ, देख के बताना, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, ए पर्सन इंक्लूड्स क्या क्या, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें आई हाफ, ए आई फॉर इंडिविजुअल, एच फॉर एचयूएफ, ए फॉर एओपी, एल फॉर ये कहाँ गया लोकल अथॉरिटी, एफ फॉर फॉर्म, सी फॉर ये कंपनी, और ए फॉर कहाँ गया एओपी, ठीक है। और एक है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, देखो 2 ए है ना, एक आर्टिफिशियल और एक एओपी। चलो हो गया, तो इसको बोलते हैं आई हाफ, ये याद रखिएगा इसको। चलिए कह रहा है ईयर इन विच इनकम टैक्स इज नोन एज टैक्सेबल, सॉरी इन विच इनकम इज टैक्सेबल, जिस साल इनकम में टैक्स दिया जाता है क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं असेसमेंट, क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जब इनकम कमाया जाता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि पिछले साल का इनकम का ही हम क्या करते हैं इस बार टैक्स देते हैं, तो इस साल के टैक्स वाला क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर, पहला होगा असेसमेंट, दूसरा प्रीवियस, यानी कि बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 12% इज पेबल बाय द डोमेस्टिक कंपनी इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स, भाई साहब सरचार्ज 12% तब लगता है जब 10 करोड़ से ज्यादा हो, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो तो 7% टैक्स लगता है डोमेस्टिक के लिए, याद रखिए, ठीक है, ये सरचार्ज की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, अब इसका मैं ना एक बार में बता दूंगा कैसे। फेयर रेंटल म्युनिसिपल नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, मतलब 50,000 और ये 45 में हायर कौन 50, बट स्टैंडर्ड रेंट 48 है तो 48 होगा, अब 48 और 42 में ज्यादा कौन, यही तीनों मिला के एक्सपेक्टेड रेंट 48, 48 और 42 में ज्यादा कौन 48, तो आंसर इज कौन 48। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना हवा पानी में निकालना है, सब वाली बात है। चलो क्वेश्चन क्या, टैक्स हॉलिडे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कह रहा है, हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, भाई साहब टैक्स हॉलिडे जो एटीआईए का काम है, किसका काम है एटीआईए का काम है सेक्शन में। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है ध्यान दो, कह रहा है अंडर द इंडियन इनकम टैक्स इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन और फॉर हाउस प्रॉपर्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग, भाई साहब
ये चीज क्या बोला ना कि अगर हाउस प्रॉपर्टी आप खरीदते हो उसके लिए क्या किस बात का ध्यान, डिडक्शन लेने में, हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन मैंने पढ़ाया है, 80E है ना, पढ़ाया है ना, हाँ कि ना, पढ़ाया है मैंने ये सब डिडक्शन। तो इसमें क्या ध्यान देने वाला है, कह रहा था होम लोन मस्ट बी यूज फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। होम लोन किसके लिए होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो लोन जो है 1 अप्रैल 2019 से पहले लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। द अमाउंट ऑफ लोन मस्ट बी यूज विद इन द 10 डेज, ऐसा थोड़ी है 10 दिन के अंदर कहाँ खत्म कर देंगे पैसा, तो सी तो नहीं होगा, सी वाला पहले हटाओ, ये हटा ये हटा, ये ए डी और ए बी डी, ए सही है, बी सही है, तो ए और डी है, बी इसमें नहीं है, आंसर क्या होगा ए बी डी, सही दो है ना, ए सही होगा। देख लो, द परचेज और कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीट विद इन द 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 5 साल के अंदर लोन लिए हुए के 5 साल के अंदर आपका घर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी डिडक्ट देगा। तो एक और ए बी और डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 आइए आ गया 39 में, है ना, क्या बोल रहा है, 80 ए, बताओ कौन है, सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मिलना था ना, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, यही है जी सर। 80 सीसीडी कंट्रीब्यूशन है ना, इसमें सर नेशनल पेंशन स्कीम में, ये देखो 80E, 80 किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए था, और 80E था रेसिडेंशियल हाउस के लिए, बात खत्म। ए का थर्ड, बी का 4, एक का थर्ड, बी का 4, दो दो है, और सी का 1, का 1 किस में 1, इससे 1 नंबर 1 आंसर क्या। सेक्शन मैंने पढ़ाया भाई साहब, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझ तो नहीं समझ में आएगा। चलिए मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए कह रहा है स्टेटमेंट 2 है, इफ द टैक्स लायबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड विद द इन लीगल फ्रेमवर्क इट्स कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, तो सही बात है, अगर टैक्स को रिड्यूस किया जा रहा है लीगल प्लानिंग के तहत, उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है टैक्स लायबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू द गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स इट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। अरे भाई साहब, अगर डिडक्शन के तहत ले रहे हैं तो उसको टैक्स इवेजन थोड़ी, इसको भी तो टैक्स प्लानिंग ही बोलेंगे, ठीक है, तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला सही का गलत, ये देखो इसमें दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलो अब आ जाओ, क्या है सेक्शन आपका, एक में साइड सेक्शन दिया हुआ है, इस एक साइड एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है, अब मतलब एग्रीकल्चर इनकम, इनकम के बारे में ये दिया हुआ है, कौन सा है, सेक्शन 6(1), बताओ किसका है, बताओ बताओ, ये रेसिडेंट का है ना। सेक्शन 10A किसका है सर, ये लीव सैलरी का है। ये किसका है 10(1), ये सर एग्रीकल्चर का है, और 10(5) किसका है, लीव ट्रेवल कंसेशन का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का। चल आइए, ये बात ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टीडीएस, टीडीएस सर्टिफिकेट में टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है, कौन सा सही है, सैलरी का 16 है, बिल्कुल सही है ना, नॉन सैलरी पेमेंट का 16A है, टीडीएस ऑन रेंट का 16C है, टीडीएस ऑन सेल प्रॉपर्टी का 16, यानी कि ये दोनों उल्टा है, तो ये दोनों गलत है, ये दोनों आंसर हो जाएगा ए और। चलो आ जाओ, for the income tax act for the assessment year 1920 reduction of 80QQB, सर 80QQB किसके लिए है सर, ऑथर ऑफ बुक के लिए, कॉपीराइट के लिए, है ना, ये है 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया जो रियल में रिसीव हुआ, विच एवर इज लोअर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहता है, which of the following are the necessary documents to file income tax return for the employment person in India, भैया क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फॉर्म नंबर 60 का तीनों चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। 44 क्वेश्चन हमने इनकम टैक्स का किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये नोट्स मैं अगले दिन वहां भेज दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, खुश रहिए, मजे में रहिए, एंजॉय करिए, जय हिंद।